मैं जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात करता हूं तब पिछले 60 साल में कांग्रेस ने राजनीति में जिस कार्य संस्कृति को पनपाया है उस कार्य संस्कृति से मुक्ति की बात करता हूं। कांग्रेस ने जो वोट बैंक की राजनीति को सत्ता हथियाने का साधन बना दिया है उससे मुक्ति की बात करता हूं। पिछले 10 साल में शायद हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद भ्रष्टाचार का इतना भयानक रूप देश को कभी देखने को नहीं मिला और इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब है कुशासन से मुक्त भारत, वंशवाद से मुक्त भारत, अलोकतांत्रिक तरीकों से मुक्त भारत, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग से मुक्त भारत, महंगाई से मुक्त भारत, संकटों से मुक्त भारत। और कांग्रेस इन्हीं चीज़ों का पर्याय बन गया है। सबसे बड़ा संकट क्या है? देखिए, देश के सामान्य मानवी का न सिर्फ कांग्रेस पार्टी से भरोसा टूटा है, न ये प्रधानमंत्री से भरोसा टूटा है, लेकिन सरकार नाम की जो व्यवस्था है उसका ही भरोसा टूट गया है। कोई देश अविश्वास के बलबूते पर जीवित भी नहीं रह सकता है, चलने का तो सवाल छोड़िए। सबसे पहली आवश्यकता है देश में एक विश्वास पैदा करना, एक भरोसा पैदा करना। और ये चुनाव आप देखिए, 2014 का चुनाव सिर्फ नकारात्मकता का चुनाव नहीं है, वो विश्वास आशा का चुनाव है। आशा विश्वास का इलेक्शन फॉर होप। ये हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या हमने हमारे समय की मांग नहीं है कि हमारी जमीन पर उत्पादकता बढ़े? जमीन तो बढ़ने वाली नहीं है, तो जो सीमित जमीन है, आज अगर हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें 1 एकड़ भूमि में आज जितना उत्पादन होता है वो डबल कैसे हो, 3 गुना कैसे हो, ये हम टारगेट नहीं कर सकते क्या? हनुमान कर लिया। क्या हम सॉइल केयर करने के लिए कोई व्यवस्था खड़ी नहीं कर सकते? सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं बना सकते हैं? उसकी ज़मीन की तबीयत कैसी है किसान की, उसको पता तो होना चाहिए। बेचारे को पता नहीं है, वो कोई भी फर्टिलाइज़र डाल देता है, वो कोई भी प्रकार की दवाइयाँ डाल देता है, उसको पता नहीं होगा कि इस ज़मीन में कौन सी फसल हो सकती है। वैज्ञानिक तरीका दे सकते हैं। इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद जो इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक इनिशिएटिव लिया था रिवर ग्रिड का। अगर नदियों को जोड़ने का काम किया होता तो जहाँ बाढ़ आती है वहाँ पर संकट आता है, बाढ़ से बचेंगे। जहाँ सूखा रहता है, संकट आता है, सूखे से बचते हैं। अगर इस काम, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस काम को आरंभ किया है क्यों अटका पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट को डंडा मारना पड़े। अब देश के सभी लोग मानने लगे हैं कि अगर हम गंगा और कावेरी को जोड़ते हैं, हम बड़ी बड़ी नदियों को छोटी नदियों के साथ जोड़ करके एक पूरा नेटवर्क बना देते हैं। गुजरात कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं था, हमने आज एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना स्थान बना दिया। उसी प्रकार से हमने श्वेत क्रांति की, लेकिन उसको गुजरात तक सीमित रह गया। क्या हिंदुस्तान के पशुपालक, हिंदुस्तान के किसान उसको पशुपालन के साथ जोड़ करके वो उसको वायबल कैसे हो? हमारे पास जितने पशु हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े और ये इनकम उसको कैसे बढ़े? दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर को टुकड़ों में देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ 3 हिस्सों में देखना चाहिए। 1/3 रेगुलर कृषि, 1/3 पशुपालन और 1/3 जहाँ खेत का किनारा होता है, किनारों पर वृक्षों की खेती। वृक्षों की खेती के कारण क्या होता है, आज देश को जो टिम्बर इंपोर्ट करना पड़ता है ना, टिम्बर इंपोर्ट करना बंद हो जाएगा, किसान की आय बढ़ेगी। हम एक नए तरीके से सोचे। दूसरा, देश का दुर्भाग्य है, किसान अनाज पैदा करता है, खेत में काम करता है,
सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं करता है। किसान हिंदुस्तान के गरीब से गरीब का पेट भर करके उससे संतोष होता है। लेकिन वही अनाज जब सड़ जाता है तब उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि इस अनाज को गरीबों को बांट दो। वो अनाज गरीबों को नहीं बांटते, सड़ने देते हैं और बाद में शराब बनाने वाली कंपनियों को 80-85 पैसे में बेच देते हैं। इसकी किसान को कितनी पीड़ा होती होगी, इसका किसी को अंदाज नहीं है। इससे हिंदुस्तान की जवानी कितनी बर्बाद होती है, इसका किसी को अंदाज नहीं है। रोजगार के लिए अनेक अवसर हैं, औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अवसर है, लेकिन हमने औद्योगिक क्षेत्र की प्रायोरिटी तय करनी चाहिए। क्यों न हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा क्यों न दें, हम वैल्यू एडिशन क्यों न करें। हमारा किसान टमाटर बेचता है तो बेचारे को पैसे नहीं मिलते हैं, बिगड़ जाता है, लेकिन टमाटर का केचप बनता है तो उसकी इनकम बढ़ेगी। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को कैसे बढ़ा दें। इतना बड़ा समुद्री तट है हमारे पास, कम से कम टेक्नोलॉजी की जिसमें जरूरत होती है, टर्नर, फीटर, वेल्डर से जो काम होता है वो है शिप इंडस्ट्री, शिपिंग, शिप बिजनेस, शिप बिल्डिंग। आज कोरिया जैसा देश शिप बिल्डिंग में इतना आगे बढ़ गया है। हम हमारे समुद्र तट पर इस शिप बिल्डिंग को कितना बढ़ावा दें ताकि दुनिया में शिपिंग इंडस्ट्री की इतनी बड़ी मांग है, हम गरीब से गरीब को रोजगार दे सकते हैं। जॉबलेस ग्रोथ, जिसके लिए यूपीए की 10 साल की पहचान है। जॉबलेस ग्रोथ ये बहुत बड़ा संकट बना है। विकास के हमारे पैमाने क्या हो। विकास अगर हम औद्योगिक विकास चाहते हैं, कृषि विकास चाहते हैं, तो जैसे उत्पादन बढ़े साथ साथ रोजगार बढ़ने चाहिए, रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए। दूसरा, जैसे मैं टूरिज्म कहता हूं, टूरिज्म का सीधा लाभ नौजवानों को रोजगार मिलने वाला है। हमारे विकास का, अब जैसे आउटसोर्सिंग होता है, हमारे देश में रिसर्च पर हम बहुत कम बल देते हैं। पेटेंट रजिस्ट्रेशन में हम बहुत पीछे हैं। क्या हिंदुस्तान के नौजवानों के पास टैलेंट नहीं है? अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के क्षेत्र में हमारे नौजवानों का भी रुतबा बना दें तो दुनिया उसी से तय करेगी कि भाई कौन देश आईपीआर में आगत है, कौन देश पेटेंट रजिस्ट्रेशन में आगे है, कौन देश रिसर्च कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है। ये दुनिया के पैमाने बदल चुके हैं। उन पैमानों पर हम बल देंगे, हमारी जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान है, उसको कर सकता है। दुनिया के अंदर $3 ट्रिलियन का टूरिज्म का क्षेत्र इंतजार कर रहा है। हिंदुस्तान के पास सारी दुनिया को देने के लिए क्या कुछ नहीं है। हम अगर टूरिज्म पर बल देते हैं, गरीब से गरीब लोगों को रोजगार मिलता है। चाय बेचने वाला कमाता है, पकौड़े बेचने वाला कमाता है, बिस्किट बेचने वाला कमाता है, ऑटो रिक्शा वाला कमाता है, छोटी छोटी रेस्टोरेंट वाला कमाता है, हैंडीक्राफ्ट बनाने वाला कमाता है, और ये फ्लोटिंग पॉपुलेशन रहता है। और उसके कारण इतना बड़ा हिंदुस्तान की इकोनॉमी जनरेट हम कर सकते हैं। हम टूरिज्म सेक्टर को कैसे बल दें। इतना ही नहीं, मेरा एक कन्विक्शन है, टूरिज्म सेक्टर एक बहुत बड़े एम्बेसडर के रूप में दुनिया की आपकी छवि पहुंचाता है। दूसरा मेरा तो नारा है, टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। विश्व को जोड़ने की ताकत टूरिज्म में है। पहली बात तो यह है, हम लोग अभी अटके हुए हैं हेल्थ इंश्योरेंस पर। आवश्यकता है हेल्थ एश्योरेंस की। दूसरा, हम लोग बीमारी की चिंता करते हैं, तंदुरुस्ती की चिंता नहीं करते हैं। हमने अपना फोकस वीकनेस के ऊपर जाना है कि वेलनेस पर जाना है, ये बदलना पड़ेगा। दूसरा, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर पीने का लोगों को शुद्ध पानी मिलता है तो बीमारियां अपने आप कम हो जाएगी। स्कूल के अंदर बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें अगर सिखाई जाएगी, हाथ धोना चाहिए, हाथ धो करके खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ ये सबसे बड़ा आवश्यक काम है। सफाई, महात्मा गांधी जीवन भर सफाई के लिए जीते रहे। अब 5 साल के बाद महात्मा गांधी को 150 होंगे। क्या ये देश सपना नहीं देख सकता? जब गांधी के 150 हम मनाएंगे तब हिंदुस्तान में गांधी को हम एक स्वच्छ हिंदुस्तान देंगे। गांधी जीवन भर सफाई के लिए जीते थे। हम सफाई को ही एक मोटो बना लें
और हम सफाई के विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। आप देखिए हेल्थ सेक्टर को बहुत बड़ी मदद होगी। दूसरा सबसे बड़ी आवश्यकता है डॉक्टरों की। आज देश की आवश्यकता की तुलना में हम 10% भी डॉक्टर तैयार नहीं कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस कम है, स्टूडेंट्स को अवसर नहीं मिल रहा है। क्यों ना हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज क्यों ना हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को क्यों आगे ना बढ़ाया जाए। उसके कारण क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट में अस्पताल भी एक अच्छा बन जाएगा, मेडिकल कॉलेज भी बन जाएगा और वहीं के नौजवान अपने गांवों में सेवा भी करेंगे, तो डॉक्टरों की संख्या भी बढ़े। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना आवश्यक है उतना ही ह्यूमन रिसोर्स का आवश्यकता है। तीसरी बात है दवाई सस्ती कैसे मिले, क्यों ना हम दवाई सस्ती दे सके, हम रिसर्च और इनोवेशन को बल दें, हम दवाई सस्ती दें। अगर ये हम कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रयोग होते हैं, कुछ सरकारी अस्पताल होते हैं, बहुत बड़ा ऑपरेशन थिएटर होता है, लेकिन एक शिफ्ट चलता है, उसको 2 शिफ्ट क्यों नहीं चलाया जा सकता है, ज्यादा पेशेंटों को। यानी छोटे छोटे सुधार से भी हम बदलाव ला सकते हैं। भारत सरकार के पास जितने डिपार्टमेंट हैं वो मिजरेबली फेल हुए हैं। जिन डिपार्टमेंट विभागों में थोड़ा राज्य का कंट्रीब्यूशन में थोड़ा कुछ भी हुआ है, लेकिन जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट, चाहे एविएशन हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, मिजरेबली फेल गए हैं। आप देखिए रक्षा के क्षेत्र में कभी हमने देखा है कि सेना और डिफेंस मिनिस्टर के बीच में तनाव हो। 60 साल हो गए, इंदिरा जैसे लोग राज करते थे, क्या कभी सेना में हिंदू कौन मुसलमान कौन ये गिनती करने का पाप हुआ है क्या? ये काम किया जा रहा है। आज देखिए हमारी पनडुब्बियां डूब रही है, हमारे सेना के जवान मारे, क्यों? सब कहते हैं भाई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं है, इसलिए हमारे संसाधनों को भी हम आधुनिक नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जवान कुछ तो इसलिए मारे जा रहे हैं कि ट्रक ऐसी हैं पहाड़ों पे जा नहीं पाती और बाद में उनको मरने की नौबत आती है। कम से कम हमारी सेना को आधुनिक कैसे बनाएं, वेल इक्विप कैसे रखें, उनमें डिसिप्लिन की दिशा में, और सरकार और सेना के बीच में तनाव नहीं होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होना चाहिए। और हम किसी को मारने के लिए सेना तो तैयार नहीं करते हैं, हम आत्मरक्षा के लिए सेना तैयार करते हैं, हमारे देश की आवश्यकताओं के लिए सेना तैयार करते हैं। चीन, पाकिस्तान, उनके जो रवैये हैं, अब आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से अमेरिका जाने वाला है, क्या हमने विजुलाइज किया है? उसके बाद हमारी सीमा पर क्या क्या समस्या आने वाली है, उसके लिए हमने हमारी सेना को अभी से तैयार किया है क्या? उस दिशा में जो सोच होनी चाहिए वो आज नहीं है। सेना के जवानों के सर काट लिए जाते हैं, और एक आध बयान दे दिया जाता है, बाद में कुछ नहीं होता है। उसमें भी सेना एक बयान देती है, पार्लियामेंट में डिफेंस मिनिस्टर दूसरा बयान देते हैं, और इसका मजा पाकिस्तान उड़ाता है। तो ये स्थितियां बदलनी चाहिए। यूपीए सरकार के पास कोई विजन ही नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, राष्ट्र रक्षा इनकी प्रायोरिटी नहीं है। ये सबसे बड़ा संकट है, और ये पूरी सरकार को मैं जिम्मेवार गिनता हूं, उनके एनएसी को भी इसमें मैं जिम्मेवार गिनता हूं, वो सबको जिम्मेवार करता हूं, मैं एक व्यक्ति को जिम्मेवार नहीं करता हूं, पूरे उनकी सोच। अब मुझे बताइए, आज हम अरबों खरबों का इंपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट का, क्या भारत के नौजवान डिफेंस इक्विपमेंट नहीं बना सकते क्या? डिफेंस ऑफसेट हम नहीं बना सकते क्या? क्यों ना हम एक प्रोग्रेसिव एग्रेसिव पॉलिसी न बनाए? क्या हमारे हिंदुस्तान के उद्योगकार, हमारे हिंदुस्तान के नौजवान, हमारे हिंदुस्तान के इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वो डिफेंस के लेकर के नए कोर्सेज चालू करें, और हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हमारे साधन हम बनाएं? और क्यों हिंदुस्तान सपना न देखें कि हम आज दुनिया से हम शस्त्रास्त्र इंपोर्ट करते हैं, हम वो ड्रीम करें कि हम दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट करेंगे। अगर ये करेंगे तो देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज का संकट बंद हो जाएगा, और भारत आत्मनिर्भर बनेगा, हमारी सेना के जवानों में ताकत आएगी। कभी कभी तो मुझे लगता है लॉलेसनेस ये हकीकत है, लेकिन लेस लॉ ये जरूरी है। एक तरफ है लॉलेसनेस और दूसरी तरफ आवश्यकता है लेस लॉ। मैंने कहा ना, कानूनों का जंगल बना हुआ है। कुछ तो कानून है जो 19वीं सदी में 18वीं सदी में बने हुए हम लेकर के घूम रहे हैं। जगत बदल चुका है। जितना इससे मुक्ति पाएंगे उतना सरलीकरण आएगा।
दूसरा कानून और व्यवस्था, उसके कई पहलू हैं। एक है हमारे पुलिस फोर्स का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हमें उसे मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। आज क्या होता है, 6 फुट का नौजवान है, पुलिस में भर्ती होता है, 9 महीने हाथ पैर ऊपर नीचे करता है और उसके हाथ में बंदूक पकड़ा दी जाती है, कानून पकड़ा दिया जाता है। गुजरात में हमने एक प्रयोग किया है, पहली बार देश में हमने एक रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाई है। जिसको भी सिक्योरिटी फोर्सेज में जाना है, यूनिफॉर्म में जाना है, वो वहीं से ग्रेजुएट होगा और ग्रेजुएट होने के बाद अगर अच्छे मार्क्स लाता है और उसमें सब पढ़ाया जाएगा, उसको कानून पढ़ाया जाएगा, उसको लॉ एंड ऑर्डर पढ़ाया जाएगा, उसको आर्म्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको डिसिप्लिन सिखाई जाएगी, उसको मॉब साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, उसको विमेन के राइट्स पढ़ाए जाएंगे, सारी चीज़ें पहले से ही पढ़ाई जाएगी। तो एक बहुत ही एबल मैन पावर तैयार होगा और वो अगर पुलिस में इंजेक्ट होता है तो धीरे धीरे उसमें भी बदलाव आएगा और एक बहुत बड़ी मात्रा में किया जा सकता है। दूसरा, आज क्राइम का रूप बदल चुका है, आज क्राइम में टेक्नोलॉजी आई है, साइबर क्राइम का बढ़ रहा है, इकोनॉमिकल ऑफेंस बढ़ रहे हैं। उसमें हमारे लिए इस दुनिया को पहुंचना है तो अगर गुनहगार टेक्नोलॉजी से जुड़ा है तो इन्वेस्टिगेशन भी टेक्नोलॉजी, तो हमें फॉरेंसिक साइंस पर बल देना पड़ेगा। गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड जिसने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई है। कॉलेजेज में कहीं कहीं फॉरेंसिक साइंस के डिपार्टमेंट है, कोर्सेज चलते हैं, लेकिन फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी सारी दुनिया में एक ही है और वो गुजरात में है। हम उसमें जजिस को भी पढ़ाते हैं, लॉयर्स को पढ़ाते हैं, हम पुलिस को पढ़ाते हैं और सारी बात, जैसे अभी हमारे देश में बलात्कार होता है, बलात्कार होता है तो बलात्कार की घटना को मेडिकली किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत उसको देखा जाए, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। वी आर द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसने एक फॉरेंसिक मोबाइल वैन तैयार की है, स्टाफ को ट्रेन किया है। बलात्कार की घटना होगी तो ये मोबाइल वैन वहाँ पहुँचेगी, उसके क्या प्रोटोकॉल होंगे, उस बलात्कार जिसका हुआ है उस देवी का सम्मान बना रहे और फिर भी पूरी जांच हो, उसके सारे प्रोटोकॉल, उसके लिए फॉरेंसिक साइंस लैब बनाई है। अगर हम इस आधुनिक विज्ञान तो लेके जाएंगे तभी तो जाकर के हम बदलाव लाएंगे। सिर्फ एक कानून बना दिया और वो राजनीति करते रहे और वोट पाने के लिए खेल खेलते रहे, इससे नहीं होता।